चलो यार देखो, जो पहला टॉपिक था, पहला यूनिट था हम लोग हिस्ट्री का, उसका हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो हम लोग सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे, सेकेंड टॉपिक में हम लोग का है अंपायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट। एक ऐसा अंपायर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एक इतना विशाल अंपायर पढ़ने जा रहे हैं, एक ऐसा अंपायर जो अंपायर एक महादेश नहीं, 2 महादेश नहीं, बल्कि 3-3 महादेश तक जो है फैला हुआ महादेश था। और वो वर्ल्ड हिस्ट्री का सबसे लार्जेस्ट, सबसे बिगेस्ट अंपायर में से एक अंपायर कहा जाता है, और उस अंपायर को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब बात आता है कि वो अंपायर है क्या। उस अंपायर को कहा जाता है रोमन अंपायर, या उसको हम लोग कहते हैं रोमन सिविलाइजेशन। ये लोग का टाइम का कोई ठीक नहीं है, ट्रेन लेट आया था ना। और आ रही है लोग क्या? नहीं आ रही है ना, बढ़िया है। चलो देखो, रोमन अंपायर जो है आज हम लोग पढ़ते हैं। रोमन साम्राज्य के बारे में जो है आज हम लोग जानेंगे। रोमन साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य है जो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट, सबसे बिगेस्ट साम्राज्य हुआ है। तो इसके बारे में पहले हम समझाते हैं कि रोमन अंपायर और रोमन सिविलाइजेशन क्या है। चाहे इसको अंपायर बोलो, चाहे इसको जो है तुम सिविलाइजेशन के नाम से भी जान सकते हो। अब देखो, सबसे पहले खास बात क्या है कि जो रोमन सिविलाइजेशन है, इसको हम लोग कहते हैं इट वाज द लार्जेस्ट अंपायर, इट वाज द लार्जेस्ट अंपायर इन वर्ल्ड हिस्ट्री। यानी दुनिया के इतिहास में, आज तक के इतिहास में इतना बड़ा साम्राज्य कभी कोई कायम नहीं किया था। इतना बड़ा साम्राज्य, इतना 3 कॉन्टिनेंट तक फैला हुआ किसी का साम्राज्य नहीं था। सोचो, एक कॉन्टिनेंट में 50 देश आते हैं, और 3 कॉन्टिनेंट तक अपने अंपायर को क्या करना, संभाल के रखना। और 100 वर्षों तक नहीं, 200 वर्षों तक नहीं, लगभग 1000 वर्षों तक। उसके लिए जो है एक बहुत बड़ा मिलिट्री चाहिए, और उसके लिए सबसे बड़ा बात है कि आपके पास लाख मिलिट्री रहे, लेकिन आपके पास अगर क्या है, एक कैपेबल रूलर नहीं है, एक कैपेबल राजा नहीं है जो उस साम्राज्य को चला सके सही तरीके से, सही डिसीजन ले सके, सबको कंट्रोल करके चल सके, तो ये साम्राज्य नहीं टिकेगा। बट ये साम्राज्य करके ये दिखाया कि अगर राजा अच्छा हो और राजा ताकतवर हो, तो राजा ये भी अंपायर पॉसिबल है। 3 कॉन्टिनेंट तक, 3 महादेशों तक हम अपने साम्राज्य को क्या कर सकते हैं, फैला सकते हैं। तो एक तो सबसे पहले इसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये आया कि रोमन सिविलाइजेशन और रोमन अंपायर क्या है, दुनिया का और विश्व इतिहास का सबसे लंबा, सबसे ज्यादा दिन तक चलने वाला, सबसे बड़ा साम्राज्य ये है। यानी रोमन सिविलाइजेशन के बारे में 2 चीज कहा जाता है। एक तो सबसे बड़ा क्या है, लार्जेस्ट अंपायर है। लार्जेस्ट अंपायर मतलब इन टर्म्स ऑफ टेरिटरी, और टेरिटरी के बात में देखा जाए तो 3 कॉन्टिनेंट तक फैला हुआ है। ये साम्राज्य कितने कॉन्टिनेंट तक फैला हुआ है? 3। अब बात यहां पे आ गई, ये साम्राज्य कौन कौन सा कॉन्टिनेंट से फैला हुआ था? शुरू हुआ था यूरोप से, यूरोप का एक छोटा सा शहर से शुरू हुआ था, लेकिन ये शहर बढ़ते बढ़ते ये पूरा यूरोप छा गया, पूरा यूरोप कैप्चर कर लिया। यूरोप के कैप्चर करने के बाद जो है, बाद में आया एशिया, एशिया महादेश जो दुनिया का सबसे बड़ा महादेश है, उसको भी कैप्चर कर लिया। और उसके बाद एक और महादेश जो कि एक अलग महादेश है, अफ्रीका। ये तीनों महादेश तक अपना, ये तीनों महादेश ने अपना साम्राज्य को फैला कर रखा था, और सभी देशों और सभी उस समय के जितने छोटे बड़े अंपायर थे, सबको मार के जो है पूरे विश्व का सबसे बड़ा साम्राज्य कायम किया था। और ये साम्राज्य कायम करने में केवल एक राजाओं का योगदान नहीं है, जितने भी राजा हैं उन्होंने क्या किया, साम्राज्य को आगे बढ़ाने का अपने तरफ से जोरदार प्रयास किया। और ऐसा भी नहीं था कि ये जब साम्राज्य बना था तो इसके आसपास के जितने भी छोटे छोटे और किंगडम थे, ऐसा भी नहीं था कि वो बहुत कमजोर थे। रोमन अंपायर के राजा जिस जिस को मारा और जिस जिस को मारकर जीता है, वो सब अपने आप में एक बहुत बड़ा अंपायर था और एक बहुत बड़ा राजा था। तो इसलिए इसको कहा जा रहा है कि इट वाज द लार्जेस्ट अंपायर ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया का सबसे बड़ा अंपायर बनने वाला और बनाने वाला ये एक साम्राज्य था। और साथ ही साथ ये 3 कॉन्टिनेंट तक फैला हुआ था। इतना बड़ा कि सोच सकते हैं कि यूरोप पूरा था, एशिया था, अफ्रीका था। यूरोप तो पूरा ही था, एशिया का सम पार्ट था, और अफ्रीका का जो है कुछ पार्ट था।
तुम लोग ना समझोगे ना, बातें अलग है तुम लोग का। जल्दी आओ जल्दी आओ। तो ये 3 कॉन्टिनेंट जो है हम लोग जो देख रहे हैं, एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप, ये 3 साम्राज्य तक क्या हुआ था, ये फैला हुआ जो है एक अंपायर था। इसके अलावा देखा जाए तो इस अंपायर का सबसे बड़ा खूबसूरती क्या और सबसे बड़ा खासियत क्या है, ये अंपायर एक ऐसा अंपायर था जो इतना बड़ा अंपायर तो था ही, साथ ही साथ ये एक बहुत लंबा समय तक चला। यानी अगर हम इसका बात करें तो 753 बीसी से लेके 753 बीसी से लेके लगभग 1453 बीसी तक चलने वाला ये एक साम्राज्य था। एक ऐसा साम्राज्य था जो 753 बीसी से लेके 1453 बीसी तक चलने वाला साम्राज्य था। हालांकि ये 1453 तक चला, लेकिन इसके पहले इसका अंत हुआ था लगभग अगर इसका अगर हम एक्यूरेट डेट बता दे रहे हैं, जहां पे ये अंपायर बेसिकली क्या होता है, रूल किया था 476 सी तक ये अंपायर चल रहा था। बाद में क्या होता है कि अंपायर का कुछ हिस्सा टूट गया, बाद में जो कुछ भी बचा ईस्ट, जिसको बाइजेंटाइन कहा गया, बाद में धीरे धीरे समझ में आएगा, वो फिर 476 से लेके 1453 तक जो है इस साम्राज्य को क्या किया, चलाया। और इस साम्राज्य को उखाड़ फेंकने का काम किया ऑटोमन अंपायर बाद में। समझ में आया, क्लियर हुआ? तो हम क्या बताएं, 753 बीसी से लेके 476 सी तक। सी मतलब ये तो क्राइस्ट एरा से पहले का है और ये क्राइस्ट एरा के बाद का है। यानी 753 यानी 753 से 0 आया और फिर 0 से 476 आया। लगभग देखोगे तो 1200 समय तक, यानी 1200 समय तक ये अंपायर जो है चलता रहा, है ना। बहुत लंबा समय तक चलने वाला क्या है, ये अंपायर है। और एक साम्राज्य को लंबा समय तक चलाने के लिए कंसिस्टेंट और बेहतर रूलर की आवश्यकता होती है। और सबसे बड़ा चीज होता है टैक्सेशन। आप इतना बड़ा साम्राज्य कायम किए हो, इतना बड़ा आर्मी रखे हो, तो उसके लिए पैसा भी तो आपको लगता है। तो टैक्सेशन इन लोगों का भी गजब था। अब ये साम्राज्य का जो उत्पत्ति है, ये हुआ कैसे? ये रोमन अंपायर जो था, इतना बड़ा साम्राज्य, ये कैसे, विशाल साम्राज्य कैसे खड़ा हुआ? चलो इसकी शुरुआत पढ़ते हैं। एक छोटा सा शहर है जिस शहर का नाम था रोम। ये बहुत ही प्राचीन शहर है। देखो, दुनिया का 2 सबसे प्राचीन शहर है, एक है रोम और एक है एथेंस। एक है एथेंस जो कि ग्रीक में है, और एक रोम है जो कि है कहां पे? रोम बोले तो कहां का है? इटली। एंड इटली वॉज द पार्ट ऑफ यूरोप। यानी इटली का एक छोटा सा सिटी, एक छोटा सा शहर जो इटली का कहा जाता है कैपिटल, है ना। यानी इटली का राजधानी जिसका नाम क्या था? रोम। और ये जो रोम शहर है, ये रोम शहर की स्थापना 753 बीसी में 2 भाइयों ने, यानी 2 ब्रदर्स ने मिलकर क्या किया? इस शहर की स्थापना की थी। यानी द रोम सिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड एंड फाउंडेड बाय द 2 ब्रदर्स। वन इज कॉल्ड रेमस एंड वन इज कॉल्ड रोमुलस। 2 ट्विंस ब्रदर थे जिनका नाम था रेमस और रोमुलस। भाई भाई मिलकर इन्होंने एक शहर बना दिया, और शहर ऐसा शहर बनाया कि आज तक ये शहर फेमस है। ये एक ऐसा शहर था इटली और रोम, जो ये कई सारी चीजों को जो है इसने क्या किया? जन्म दिया है। यानी रोम वॉज एन एंशिएंट सिटी, एक बहुत ही प्राचीन क्या है? शहर है, एथेंस की तरह। और ये शहर 2-3 चीजों के लिए जाना जाता। इसी शहर को केंद्र करके क्या होता है? एक सिविलाइजेशन, एक अंपायर का शुरुआत होता है। और उस अंपायर को आगे जाकर ये कोई नहीं जानता था कि एक छोटा सा शहर, ये पूरा इटली था, और इटली का एक छोटा सा शहर था, जिस छोटा सा शहर का नाम क्या था? रोम। इस रोम को कैप्चर करके यहां से इस सभ्यता का नींव पड़ा, और ये सभ्यता का राजा धीरे धीरे इसको बढ़ाते बढ़ाते पूरा का पूरा इटली जीता।
और उसके बाद पूरा का पूरा यूरोप जीता, यूरोप जीतने के बाद फिर एशिया जीता, एशिया जीतने के बाद अफ्रीका जीता, और तब जाकर ये इतना बड़ा अंपायर खड़ा हुआ। यानी शुरुआत कहां से हुआ था? छोटा सा, एक छोटा सा शहर का। तो हर छोटी चीज जो है एक समय के बाद क्या होता है? बड़ा हो जाता है। तो यहां पे कोई मिलाकर देखा जाए तो एक रोम शहर था छोटा सा, जो शहर दो भाइयों के द्वारा बनाया गया था, रेमस और रोमुलस। सबसे खास बात क्या था कि जो रोम शहर है ये एक नदी पे स्थित है। ये जो रोम शहर देख रही हो ये एक्चुअली एक नदी पे स्थित था, जिस नदी का नाम था ये रोम शहर, यानी द सिटी ऑफ रोम वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। एक रिवर के ऊपर स्थित था, जिस रिवर का नाम क्या है? टाइबर। क्या नाम है? टाइबर। कई बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि रोम शहर किस नदी पे स्थित है? रोम शहर एक नदी पे स्थित है जिस नदी का नाम है टाइबर। और ये टाइबर नदी के कारण ये रोम का जो सिविलाइजेशन था बहुत ही ज्यादा मतलब उम्दा था। यहाँ का फर्टाइल लैंड, ये तमाम चीज था। अच्छा, रोम शहर जो है दो तीन चीज के लिए जाना जाता है, पहले ये बता दे, है ना? है सुन लो, रोम जो शहर है वो दो तीन चीज के लिए जाना जाता है। पहले तो रोम शहर जाना जाता है अपने किस चीज के लिए? रोम एक एंशिएंट सिटी है, यानी एक प्राचीन शहर है। सबसे प्राचीन शहरों में से एक प्राचीन शहर है रोम। रोम वॉज द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड। रोम के बाद है एथेंस। तो ये दो सबसे प्राचीन शहर है, और ये दोनों प्राचीन शहर बहुत सारा कुछ दिए दुनिया को। ये रोम, ये दुनिया को दिया है रिटेन लॉ। क्या दिया? आज जो हमारा देश, आज हर देश कानून से चलता है, और हर कानून लिखित होती है। उस लिखित कानून सबसे पहले रिटेन फॉर्मेट ऑफ लॉ वाज स्टार्टेड बाय द रूलर्स ऑफ रोम। यानी रोम के जो रूलर्स थे, राजा थे, उन्होंने सबसे पहले अपने जनता को चलाने के लिए और देश को ठीक ठाक तरीके से, कानूनी तरीके से चलाने के लिए रिटेन लॉ स्टार्ट किया, जिसको उस समय के लोग कहा जाता था 12 टेबल। इसका नाम क्या था रोम में? इस लॉ का 12 टेबल। जहां पे क्या होता था? एक जनरल लॉ होता था, एक बेसिक लॉ होता था। किसके लिए? सिटी के लोगों को क्या करने के लिए? रेगुलेट करने के लिए और गवर्न करने के लिए। और आज ये रिटेन लॉ आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सोर्स है। यानी आता है कि रिटेन लॉ का एग्जांपल, रिटेन लॉ यानी लॉ का कॉन्सेप्ट कहां आया सबसे पहले दुनिया में? रोम। रोम was the city which produced the idea of written law, and that written law was accepted by all the country in the modern time, है ना? And they also govern the country through the law. आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज तो क्या है, रोम जाना जाता है, इसने पूरी दुनिया को सबसे पहले क्या दिया? एक लिखित कानून दिया, और वही लिखित कानून बाद के दुनिया के सारे देश अपना लिए, और उसी के माध्यम से देश को क्या करने लगे? चलाने लगे। लॉ बनाने का इसका दो कारण था। एक कारण था लोगों को सही तरीके से गवर्न किया जा सकता है, और दूसरा सबसे बड़ा कारण था लॉ जो है क्रिएट्स फेयरनेस अमंग द पीपल। हम हर जगह नहीं पहुंच सकते, लेकिन हमारी कानून की जो आत्मा है और कानून का जो डर है हर व्यक्ति के अंदर होगा। जब वो कुछ ऐसा काम करेगा तो उसका ये जो कानून है वो डर सताएगा कि अगर हम ये कर दिए तो हमको कल पुलिस पकड़ेगा, हमको अरेस्ट होगा, हमको ये सजा मिलेगी, वो सजा मिलेगी। ये जो डर है इंसान को बुरा काम करने से रोकेगा। हम हर जगह नहीं पहुंच सकते, हर इंसान को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन लॉ एक ऐसा चीज है जिसके माध्यम से पूरे सोसाइटी को गवर्न कर सकते हैं। आज क्रिमिनल या आज कोई व्यक्ति किसी को मारने से पहले 10 बार सोचता है। क्यों? क्योंकि जानता है कि मारने का बाद का परिणाम क्या होगा। खौफ, ये खौफ जो है बड़ा अच्छा चीज है सोसाइटी को एक सिविल तरीके से गवर्न करने के लिए, समाज में पीस को इंश्योर करने के लिए। समझ में आया? आगे बढ़ते। दूसरा, रोम शहर किस लिए फेमस है? रोम शहर सबसे खूबसूरत शहर है इस दुनिया का। पहले भी था, आज भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। रोम वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी इन दिस वर्ल्ड। एक ऐसा शहर जो शहर पूरा जाना जाता है। रोम एंड रोमन सिविलाइजेशन इज ऑल्सो फेमस फॉर देयर आर्ट एंड आर्किटेक्चर। किसके लिए जाने जाते हैं? आर्ट एंड आर्किटेक्चर। आर्ट एंड आर्किटेक्चर यानी कला
और मॉन्यूमेंट्स के लिए। कला का मतलब तो समझते हो, पेंटिंग, आर्ट। खतरनाक आर्ट है इन लोग का। मोनालिसा याद है? हाँ, लियोनार्डो दा विंची याद है? ये सब दे ऑल आर बिलोंग्स टू द रोम एंड दे आर द ग्रेट पेंटर्स, है ना। आर्ट, कला और आर्किटेक्चर, स्थापत्य कला। स्थापत्य कला का मतलब होता है बिल्डिंग बनाना, मॉन्यूमेंट्स बनाना, स्ट्रक्चर बड़ा गजब बनाते। और आज भी जो स्ट्रक्चर वो लोग बनाए वो आज भी एक अजूबा के रूप में यूनेस्को में रखा गया है। वहां का एक एरिया है रोम में, कोलोसमस, क्या कहा जाता है? कोलोसमस। कोलोसमस जो मॉन्यूमेंट है इज वेरी फेमस फॉर द वर्ल्ड, यानी वेरी फेमस इन द वर्ल्ड, दुनिया में फेमस है। किस लिए फेमस है? देयर यूनिक आर्किटेक्चर। तुमको दिखाएंगे कि ये आर्किटेक्चर कैसा है, ठीक है। ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए रोम शहर फेमस है। रोम एक ऐसा शहर है जिसका, ये जो रोम एक ऐसा शहर है और इटली एक ऐसा शहर है जिसका आधा से ज्यादा भाग पानी पे है, पानी में है। एक ऐसा शहर है कि जहां पे क्या है, फ्लोटिंग सिटी है। क्या कहा जाता है? फ्लोटिंग सिटी। फ्लोटिंग सिटी का मतलब क्या होता है? एक ऐसा शहर जो पानी के ऊपर है, फ्लोट कर रहा है। तो रोम को कहा जाता है फ्लोटिंग सिटी, इसलिए लोग यहां पे आते हैं खूबसूरती को देखने के लिए। समुद्र में ही ये पूरा देश है। हम लोग यहाँ पे गेट खोल के निकलते हैं तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे पक्का है या मट्टी है या जमीन है। उन लोग घर से बाहर निकलते हैं, पानी। हम लोग क्या करते हैं, घर से बाहर कहीं जाने के लिए साइकिल या मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं। उन लोग के घर के बगल में बना रहता है नाव, यानी स्टीमर, छोटा छोटा। वो क्या करते हैं, वो निकालते हैं और एकदम बाजार चल जाते हैं। और फिर वहां से क्या होते हैं, घूमते घूमते फिर आ जाते हैं। इस तरीके का शहर है। कितना खूबसूरत शहर है वेनिस, इटली नहीं है, वेनिस। खूबसूरत जगह है। ऐसा हम इसलिए बता पा रहे इतना सारा कुछ, ऑलरेडी हम तुम लोगों को बताए थे सिटीजनशिप पढ़ाते समय कि मेरा खुद की फुआ इटली में रहती है, तो मेरे को पता है कि लाइक जब वहां का जो बताती है, जो खूबसूरती है वहां का, एक ऐसा देश है जहां पे एक अमीर जाने के बाद भी ये सोचता है कि लाइक हम उतना अमीर नहीं है। एक वेस्टर्न कंट्री, और सारा वेस्टर्न कंट्री के लोग आते इटली। इटली को और चीज के लिए जाना जाता है, एक तो बताए आर्ट एंड आर्किटेक्चर, हिब्बी आर्ट एंड आर्किटेक्चर है। हर जगह उसी तरीके का मॉन्यूमेंट है, खूबसूरत देखने में लगता है। हमारा एगो दूगो देख लेते हैं ताजमहल और लाल किला तो खुश हो जाते, ओकरा तो पूरा देशे में भरा हुआ है, पूरा शहर में भरा हुआ है आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ब्रिलियंट आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अच्छा, और क्या बता रहे? आर्ट एंड आर्किटेक्चर तो यहाँ पे बताएं। उसके अलावा देखा जाए तो रोम शहर एक और चीज के लिए फेमस है। रोम शहर was the first city in the world where Renaissance was begins। सबसे पहले नवजागरण का, सबसे पहले पुनः जागरण, रेनेसा का सबसे पहले अगर कहीं कॉन्सेप्ट आया तो वो कॉन्सेप्ट भी कहां पे आया? रोम में आया, है ना। तो रोम शहर जो है एक बहुत ही जीता जागता शहर है, एक इतिहास से भरा हुआ शहर है। उस शहर में जाओगे तो क्या तुमको हिस्ट्री दिखेगा, वहां के वॉल पे आज भी तुमको पेंटिंग दिखेगा। रोम जो कि इटली का क्या है, कैपिटल है, जैसे हमारा दिल्ली कैपिटल है भारत का, उसी तरीके से इटली एक देश है। और हमारा इस देश से तो बड़ा गहरा रिश्ता है मोदी जी का। मेलोडी सो बड़ा अच्छा रिश्ता है। तो अब तुम और ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे इटली को, है ना। हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत कनेक्टेड है और हमारा अच्छा भी रिलेशन है। जाइए इधर देखो। अब जो है एक तो यहां पे हम लोग देखते हैं, है ना, तो एक हम ये क्या बताते हैं, रेनेसा, यानी ये पहला शहर है जहां पे सबसे पहले रेनेसा का शुरुआत हुआ। रेनेसा का मतलब क्या होता है? रेनेसा का मतलब होता है इनलाइटेनमेंट। रेनेसा का मतलब था पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का मतलब होता है न्यू बर्थ ऑफ द आइडिया, न्यू बर्थ ऑफ द, मतलब हर चीज में जो है नया शुरुआत हुआ, रिवाइज्ड हुआ, रिवाइवल ऑफ द क्लासिकल लिटरेचर इनटू अ न्यू डायनेमिक, दैट इज कॉल्ड रेनेसा। जो रेनेसा हमारे देश में लेकर आए राजा राम मोहन रॉय,
अंधकार से प्रकाश को निकालना स्टार्ट किया, शिक्षा का बात करने लगे, इंडिपेंडेंस का बात करने लगे, लिबर्टी का बात करने लगे, महिलाओं की सती प्रथा को बंद करवाने का बात करने लगे। ये तमाम जो मॉडर्न आइडिया है ये एक्चुअली सबसे पहले कहां पे आया था? इटली। इटली में आया, पूरा यूरोप में गया, यूरोप शिक्षित हुए, वो हमारे देश में अंग्रेज, तो फिर हम थोड़ा शिक्षित हुए, हम अपने देश में रेनेसां ला दिए राजा राम मोहन रॉय के हाथों से। समझना है आदत, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये एक पूरा का पूरा क्या है? एक सिविलाइजेशन है। एक पूरा का पूरा रोम, छोटा सा शहर से निकलने वाला, एक छोटा सा शहर से जो है इतना बड़ा साम्राज्य कायम होने वाला, इस साम्राज्य को हम लोग रोमन अंपायर एंड रोमन सिविलाइजेशन कहते हैं। अब बात आता है कि इतना बड़ा साम्राज्य हुआ कैसे? बात आता है कि इतना बड़ा एक छोटा सा रोम शहर से जो है इतना बड़ा सिविलाइजेशन, इतना बड़ा अंपायर कैसे स्टैब्लिश हो गया, जो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट हुआ। तो इसका सबसे पहला हम लोग थोड़ा पढ़ते पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ रोमन अंपायर, यानी पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। पॉलिटिकल हिस्ट्री यानी राजनीतिक इतिहास, ध्यान दे, राजनीतिक इतिहास पढ़ते हैं। देखो राजनीतिक इतिहास में जो है अगर देखा जाए ठीक ठाक कि रोमन अंपायर जब सबसे पहले 753 बीसी में क्या होता है, बना है, फाउंड हुआ है, तो उस समय से लेकर जो है आगे तक यहां पे शासन प्रशासन कैसे चलता था, यानी हाउ द रूलर्स दे गवर्न एंड व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम दे एक्चुअली फॉलोड, व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम दे फॉलो इन ऑर्डर टू स्प्रेड द अंपायर। अपने अंपायर को बेहतर और अपने अंपायर को और फैलाने के लिए ये लोग कौन कौन सा सिस्टम अपनाता था। तो देश को चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो सिस्टम होता है, कुछ ना कुछ तो रूलर आते हैं। तो ये लोग सबसे पहले 3 तरीके का जो है सिस्टम रोमन हिस्ट्री में, यानी रोमन अंपायर को आगे बढ़ाने में टोटल 3 तरीके के सिस्टम और 3 तरीके के रूलर्स आए, और 3 अलग अलग सिस्टम में अलग अलग रूलर आए, और उन्होंने अंपायर को क्या किया, बिल्ड और अंपायर को स्प्रेड करना स्टार्ट किया। सबसे पहला इसको कहा जाता है किंगडम, किंगडम एरा। क्या कहा जाता है? किंगडम एरा। उसके बाद कहा जाता है, उसके बाद आया क्या, रिपब्लिक एरा। क्या आता है? रिपब्लिक एरा। उसके बाद क्या आता है? इंपीरियल एरा। क्या आता है? इंपीरियल एरा। किंगडम एरा, रिपब्लिक एरा, इंपीरियल एरा, ये 3 एरा में ये जो साम्राज्य, रोमन साम्राज्य जो छोटा से शहर से लेकर इतना बड़ा साम्राज्य फैला है, ये 3 एरा का, और इस 3 एरा में आने वाले अलग अलग जो शासक है, जो रूलर है, उनका बहुत बड़ा रोल था इस अंपायर को स्प्रेड करने में। अब समझते हैं कि किंगडम एरा क्या होता है। देखो किंगडम एरा मतलब क्या होता है? किंगडम एरा का मतलब होता है ये एक ऐसा एरा है जहां पे मोनार्कियल सिस्टम से पूरा साम्राज्य को चलाया जाता था। मोनार्कियल मतलब राजतांत्रिक व्यवस्था। मोनार्कियल सिस्टम मीन्स द किंग रूल, द किंग इज द सुप्रीम, द किंग इज द सुपीरियर ऑफ द पॉलिटिकल स्टेट एंड अंपायर। यानी जब क्या होता है कि एक राजा कहीं का क्या होता है, सुप्रीम हेड होता है, तो उस व्यवस्था को कहा जाता है मोनार्कियल सिस्टम। मोनार्कियल सिस्टम का मतलब होता है राजतांत्रिक व्यवस्था, जहां पे राजा ही क्या होता है, सबसे सर्वोच्च शासक होता है, और राजा के अंदर ही देश और शासन को क्या किया जाता है, चलाया जाता है। तो शुरुआती दौर में जब रोम बना शहर, तो उस समय क्या था, किंगडम यानी मोनार्कियल सिस्टम के माध्यम से क्या किया गया, रोम सभ्यता और रोम शहर जो है सभ्यता का क्या होता है, आगे बढ़ता है। अब कौन कौन यहाँ पे रूलर आते हैं इस एरा में, किंगडम एरा में जो है कौन सा रूलर आता है? देखो ये जो पहला जो एरा था ना किंगडम एरा, यहाँ के जो राजा थे उनका कोई बड़ा योगदान नहीं था साम्राज्य को बढ़ाने में। ये जो शासक होते थे ये लोग मोनार्कियल सिस्टम फॉलो करते थे, यानी ये लोग पूरे तरीके से सेंट्रलाइज गवर्नमेंट था। सेंट्रलाइज गवर्नमेंट मतलब समझती हो, पूरा सारा पावर एक व्यक्ति के हाथ में, यानी पूरा रोम का सारा पावर जो होता था रोम के राजा के पास होता था, और राजा क्या करता था, पूरे रोम को क्या करता था, गवर्न करता था। और जो राजा होता था वो हेरिडिटरी सिस्टम से आता था, यानी एक ही फैमिली से आता था, राजा का बेटा ही राजा होगा, इसी तरीके का कॉन्सेप्ट था, इसी को कहा जाता है मोनार्कियल सिस्टम। समझ में हम क्या बता रहे हैं, इसको कहा गया यहाँ पे मोनार्कियल सिस्टम। राजा का बेटा ही राजा, इसको कहते हैं वंशागुणित शासन प्रशासन प्रणाली से देश को चलाया जा रहा था, जहां पे पूरे रोम और पूरे रोमन अंपायर का जो सुप्रीम लीडर था वो कौन था,
राजा होता था, और राजा के ही शासनकाल में जो है रोम आगे बढ़ता है शुरुआती समय में। अब कुछ कुछ यहाँ पे राजा है जिनका नाम हम बता दे रहे हैं, और किंगशिप पीरियड अगर देखा जाए तो 753 से, ये एरा भी बता दे रहे हैं, ये किंगशिप पीरियड कब से कब तक चला। तो जो किंगशिप पीरियड चला, यानी जिसको हम लोग किंगडम या किंगशिप भी कह दे, सुनो, ये चला कब से कब तक, ये चला 753 बीसी से लेके 509 बीसीई तक, यानी 753 से लेके 509 बीसी तक जो है चलने वाला शासन प्रशासन था, जिस एरा को कहा जाता है किंगशिप एरा। किंगशिप या किंगडम, किंगशिप एरा जिसको मोनार्कियल एरा भी कहा जाता है, यानी मोनार्कियल रूल के अंदर जो है रोम को जो है चलाया जा रहा था। 753 बीसी से लेके 509 तक जो है यही रूल चला, कहां पे, रोम में। तो यहां पे कुछ शासक थे, एक एक करके हम नाम बता दे रहे हैं। कुछ शासक थे किंगशिप एरा में, सबसे इंपॉर्टेंट थे तुलाज, है ना, तुलाज लिख लेना इसको, सबसे इंपॉर्टेंट थे तुलाज। उसके बाद और थे मार्टियास, लूसियस एंड टार्क्विनियस, यानी एक दो लिख लो, तुलाज एंड मार्टियास, लूसियस। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्या थे इस समय के दौरान, ये राजा थे जो क्या कर रहे थे, किंगशिप एरा के माध्यम से रोमन एम्पायर को चला रहे थे। इसके अलावा देखा जाए, ध्यान लो, इसके अलावा देखा जाए तो ये इस किंगशिप एरा में जो है कुछ खास अंपायर का विकास और अंपायर का बढ़ोतरी नहीं देखने को मिला। जो बढ़ोतरी देखने को मिला कौन सा एरा में, रिपब्लिक एरा में। क्योंकि रिपब्लिक एरा में जो है एक बहुत ताकतवर शासक क्या होता है, आता है, जिस व्यक्ति का नाम था जूलियस सीजर। क्या नाम है, जूलियस सीजर। अच्छा, ये जो एरा चलता है इस एरा को कहा जाता है रिपब्लिक एरा। अच्छा, रिपब्लिक एरा का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक एरा का मतलब यहां पे अब जो हेड होता था वो कौन हेड होता था, यहां पे जो एम्परर हेड होता था वो जनता तय करता था कि रोम का अंपायर का शासक कौन होगा। यहां पे एक परिवार से शासक आते थे और वही शासन चलाते थे, इसीलिए उसको कहा गया किंगशिप एरा, यानी राजतांत्रिक व्यवस्था, जहां पे राजा ही शासन करेगा और राजा का बेटा ही राजा, बस केवल वहां पे राजा हो, एक ही परिवार से, जनता के पास कोई अधिकार नहीं था। लेकिन यहां पे रिपब्लिक सिस्टम आया। रिपब्लिक सिस्टम का मतलब होता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है जहां पे एक परिवार से राजा नहीं तय होगा, अब यहां पे होगा कि उस देश की जनता तय करेगी कि वहां का शासक कौन होगा और वहां का राजा कौन होगा। एंड दैट्स पॉलिटिकल सिस्टम इज कॉल्ड रिपब्लिक सिस्टम, यानी समझ में आया, गणतांत्रिक व्यवस्था। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, गणतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत दूसरा रूल चला कहां पे, रोमन अंपायर, रोमन साम्राज्य जो है जो चला वो गणतांत्रिक व्यवस्था से बाद के समय में चला, जहां पे रोम की जनता तय किए कि हमारा राजा, हमारा शासक कौन होगा। तो इस टाइम पे जो है लोग जो तय किए, बहुत सारा उसमें शासक आए हैं जिसका हम एक एक करके नाम बता रहे हैं। सबसे पहला शासक आया है इस टाइम पे, सबसे फेमस शासक आया है जूलियस सीजर। क्या नाम था, जूलियस सीजर। नाम सुनी थी इसके पहले सब, जूलियस सीजर। अच्छा, जूलियस सीजर जो था ये बड़ा खतरनाक इंसान था। इसका एक कोट है, ये क्या कहा, मैंने आया, मैंने देखा, मैंने जीता। मतलब ये कहा था कि ये साम्राज्य की गद्दी पर बैठता है, लोग इनको चुनकर क्या करते हैं, राजा बना देते हैं रोमन एम्पायर का, और ये आता है और साम्राज्य को देखता है और आकर क्या करता है, साम्राज्य को जीत जाता है, फतेह हासिल कर लेता है। सबसे खास बात क्या है, यही जूलियस सीजर था जो यहाँ का एक बहुत महान शासक था रिपब्लिक एरा का, यानी गणतांत्रिक व्यवस्था से चुने जाने वाला ये एक शासक था, लोगों के मन से चुने जाने वाला शासक था, और लोगों के लिए इसने और इस साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए इसने भरपूर काम किया। और यही कारण है कि इतिहास में इसको अमर बना देने के लिए इसके नाम पे ही नाम पड़ा जुलाई, आज जूलियस कहते हैं, इसके नाम पे आज पड़ा जुलाई जो स्टार्ट होगा। अंडरस्टैंड, सो द नेम जुलाई जो हमारा आज हम लोग पढ़ते हैं, ये मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो जुलाई इज एक्चुअली कम फ्रॉम द जूलियस सीजर। द नेम ऑफ जूलियस सीजर से जुलाई का कॉन्सेप्ट आया।
कुछ और इंपॉर्टेंट शासक थे इस शासन के दौरान। इनका एक और नाम था ब्रूटस सिसरो। क्या नाम था? ब्रूटस सिसरो। क्या नाम था? हम यहां पे लिख दे रहे हैं, हाँ, ब्रूटस सिसरो। ब्रूटस सिसरो, SISRO, हाँ, ब्रूटस सिसरो। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इस समय का एक रूलर था, एक शासक था, जिसने ये दोनों मिलकर इस साम्राज्य को इन्होंने क्या किया? बहुत एक्सटेंड किया। एक्सटेंड मतलब साम्राज्य को बहुत ज्यादा क्या किया? बढ़ाया। अंडरस्टैंड? ठीक है। अब देखो, ब्रूटस सिसरो जो था, ब्रूटस सिसरो और जूलियस सीजर दोनों मिलकर क्या किए? इस गणतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से इन्होंने रोमन अंपायर को बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल निभाया। दे एक्सपेंड द अंपायर लॉट इन दिस एरा। इस एरा में बहुत अंपायर को क्या करते हैं? आगे बढ़ाते हैं। बट ये अंपायर कब से कब तक चलता है? रिपब्लिक एरा कब से कब तक चलता है? रिपब्लिक एरा चलता है 509 बीसी से लेके 27 बीसी तक। कब से कब तक चलता है? 509 बीसी से लेके 27 बीसी तक। याद रखना, 509 बीसी, जब 509 में किंगशिप एरा खत्म हुआ तो रिपब्लिक एरा स्टार्ट हुआ, और 509 से कब तक चलता रहा? 27 बीसी तक जो है ये साम्राज्य, यानी ये रोमन अंपायर जो है रूल्ड अंडर द रिपब्लिकन एरा फ्रॉम 509 बीसी टू 27 बीसी। यानी इतने लंबे दिनों तक जो है गणतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से और गणतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जो है रोमन साम्राज्य का क्या होता है? खूब विकास होता है और खूब ज्यादा जो है विस्तार साम्राज्य का होता है। इसके बाद जो है एक और अंपायर आता है, एक और रूल आता है। ये डिफरेंट रूल आता है। इस रूल को कहा जाता है इंपीरियल रूल। क्या कहा जाता है? इंपीरियल रूल। क्या मतलब होता है इंपीरियल रूल का? इंपीरियल रूल का मतलब क्या होता है? इंपीरियल रूल का मतलब होता है एरिस्टोक्रेट रूल। इसको कहा जाता है एरिस्टोक्रेसी रूल। एरिस्टोक्रेसी का मतलब कुछ एलिट क्लास, यानी सम पीपल इन रोम विच बिलोंग्स टू द अपर क्लास, दे आर इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली वेरी कैपेबल पर्सन, they actually captured the empire and ruled over it. Understand? इंपीरियल रूल का मतलब होता है साम्राज्यवादी शासन। साम्राज्यवादी शासन का मतलब होता है यूरोप और रोम के ही कुछ ताकतवर परिवार जो राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से काफी समृद्ध थे, काफी पावरफुल थे, उन्होंने ही क्या किया? अपने पर्सनालिटी और इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली स्ट्रांग होने के कारण इन लोगों ने क्या किया? जब ये रिपब्लिक एरा में जो राजा थे ब्रूटस के बाद जब यहाँ पे वीक रूल आने लगा, वीक रूलर आने लगा, साम्राज्य को ठीक ठाक तरीके से चलाने नहीं लगा, तो इन लोगों ने मिलकर कुछ लोग जो रोम के थे, जो ताकतवर थे, उन्होंने इस साम्राज्य की गद्दी पर क्या किया? कब्जा कर लिया। और यहां से एक नया दौर शुरू हुआ, जिस दौर को हम लोग आज पढ़ रहे हैं इंपीरियल रूल। अब बात आता है कि इंपीरियल रूल कब से कब तक चला? तो ये चला 27 बीसीई से लेके 476 बीसीई। 27 बीसीई से लेके 476 सीई कहा गया। देखो, 27 बीसी से शुरू होता है इंपीरियल रूल, यानी साम्राज्यवादी शासन, और ये खत्म होता है कब? 476 सी, यानी सी मतलब क्राइस्ट एरा। यानी अब ये आ गया हम लोग का 27 बीसी से 0 हुआ, और 0 से उसके बाद कितना हुआ? 476। और एक में तो हम लोग को पता है जीसस क्राइस्ट का जन्म हो गया, इसलिए उनके जब उनका जन्म हो गया तो उनके बाद के इतिहास को सी में पढ़ा गया, क्राइस्ट एरा। इसीलिए 476 तक ये इंपीरियल रूल चला। अब इंपीरियल रूल में जो है, इस इंपीरियल रूल में साम्राज्य का भी विकास होता है, साम्राज्य बढ़ता भी है, और साथ ही साथ साम्राज्य में काम भी होता है। मतलब कहने का मतलब होता है कि इस समय देखो, कुछ फेमस पर्सनालिटी, कुछ फेमस रूलर जो है रोमन अंपायर के गद्दी पर आते हैं, और वो साम्राज्य को केवल विकास नहीं करते, साम्राज्य को केवल बढ़ाते नहीं है, बल्कि साम्राज्य में 4 चांद लगा देते हैं। कैसे 4 चांद लगा देते हैं? हर चीज डेवलप होता है, साइंस डेवलप हो रहा है, आर्ट डेवलप हो रहा है, आर्किटेक्चर डेवलप हो रहा है, यानी हर फील्ड में रेवोल्यूशनरी क्या हो रहा है?
चेंज आ रहा है, और बिकॉज ऑफ द रूलर्स। इस समय के जो रूलर्स आए वो बहुत ही कैपेबल रूलर्स आए। उसमें एक रूलर था जिसका नाम था अगस्टक, अगस्ट सीजर। क्या नाम है? अगस्टक, अगस्टक सीजर, AUGUTUS, अगस्टक सीजर। अगस्टक सीजर जो आया ये बहुत ही, अगस्टक सीजर जो था ये बहुत ही ताकतवर शासक था, और ये इंपीरियल रूल का सबसे पावरफुल और पूरे रोमन अंपायर का सबसे शक्तिशाली अगर कोई शासक हुआ है तो वो शासक हुआ था अगस्टक सीजर। इसलिए कहा जाता है मोस्ट पावरफुल रूलर, मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द रोमन अंपायर। आएगा क्वेश्चन, रोमन अंपायर का सबसे पावरफुल रूलर कौन था? तो सबसे पावरफुल रूलर था अगस्टक सीजर। अगस्टक सीजर का क्या रोल था? अगस्टक सीजर का यही रोल था कि इसने अपने बदौलत इसने साम्राज्य को 3 कॉन्टिनेंट तक क्या किया? फैलाया। इस साम्राज्य को इतना फैला लिया, इतना फैला लिया कि अब ये परेशान हो गया कि हम इस साम्राज्य को क्या करेंगे। भैया वॉशरूम जाने दीजिए ना। तो ये जो है ये साम्राज्य इतना ज्यादा ना क्या होता है कि ये साम्राज्य फैल जाता है कि इस टाइम पे जो है अगस्टक सीजर के इसी एरा को, सुनो, अगस्टक सीजर के शासन काल में रोमन साम्राज्य का क्या होता है? खूब विस्तार भी होता है, यानी रोमन साम्राज्य फैल भी जाता है 3 कॉन्टिनेंट तक, और इसके साथ ही साथ क्या होता है? इस साम्राज्य में हर फील्ड में क्या होता है? बहुत ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलता है। एक आने की इनके काल को कहा गया गोल्डन एज। क्या कहा गया? गोल्डन एज। तो आएगा क्वेश्चन, विच रूलर एंड विच रूलर इज कॉल्ड, मतलब रोमन अंपायर का गोल्डन एज किस एज को कहा जाता है? तो अगस्टक एज इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ रोमन अंपायर। क्यों गोल्डन एज कहा गया? बात तो यहां पे भी आया कि इस एज को क्यों गोल्डन एज कह रहे हैं, क्योंकि अगस्टक सीजर जब तक ये शासक था और राजा था, यही वो शासक था जिसने साम्राज्य को 3 कोना तक पहुंचाया, यानी 3 महादेशों में क्या किया? फैलाया। पहला काम यानी अपने टेरिटरी को खूब एक्सपेंड किया, अपना अंपायर को, और साथ ही साथ एक्सपेंड करने के साथ साथ इसने अपने साम्राज्य में हर फील्ड में भी क्या किया? विकास किया। यही कारण है कि इस साम्राज्य को जो है इसके शासन काल को क्या कहा गया? गोल्डन एज, यानी स्वर्ण युग कहा गया रोमन साम्राज्य का। अंडरस्टैंड? तो ये एक जो है सबसे स्वर्ण युग के रूप में जो है यहां पे जाना गया। इसके अलावा देखा जाए तो अगस्टक सीजर, अगस्त जो पड़ा वो एक्चुअली अगस्टक सीजर के नाम पे पड़ा, यानी जो मंथ हम लोग देख रहे हैं अगस्त, ये भी जो है एक्चुअली क्या होता है, किसके नाम पे पड़ता है? ये भी पड़ता है अगस्टक सीजर के नाम पे। तो 2 चीज हम लोग यहाँ पे 2 नया चीज सीखे कि सबसे पहले जुलाई और अगस्त 2 लोगों के नाम पे है। एक का नाम है जूलियस सीजर और एक का नाम है अगस्टक सीजर। अगस्टक सीजर इंपीरियल रूल का शासक था और जूलियस सीजर रिपब्लिक एरा का शासक था। सबसे ज्यादा साम्राज्य किस शासनकाल में, मतलब सबसे ज्यादा साम्राज्य बढ़ा? तो इंपीरियल रूल और उसके साथ रिपब्लिक एरा। लेकिन किस एरा को गोल्डन एज के नाम से नवाजा जाता है इसके इतिहास में? तो इंपीरियल रूल और अगस्टक सीजर के शासनकाल में। तो ये तो हमें पूरा का पूरा बताएं कि ये साम्राज्य किस तरीके से जो है आगे बढ़ा। बाद के टाइम पे देखा जाए तो 476 बीसी में क्या होता है, ये वेस्ट जो अंपायर था, यानी अब देखो इतना बड़ा हो गया अंपायर, इतना बड़ा अंपायर हो गया कि अंपायर को 2 भागों में, देखो ये अंपायर 3 कॉन्टिनेंट तक फैल गया। इधर यूरोप से शुरू हुआ था, यूरोप शुरू करके एशिया में चला गया, एशिया शुरू करके कहां चला गया? अफ्रीका तक फैल गया। अब इतना बड़ा साम्राज्य को डायरेक्ट रोम से चलाना तो पॉसिबल नहीं था, तो 2 राजधानी बनाया गया। एक बनाया गया रोम, एक बनाया गया रोम, और एक बनाया गया रोम में बनाया गया तो जहां पे बोला गया कि एक हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग रोम जो था वह वेस्ट की तरफ था, तो बोला गया वेस्टर्न रोमन अंपायर को रोम के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं? चला सकते हैं।
और जो ईस्ट की तरफ यानी एशिया और अफ्रीका की तरफ जो हमारा अंपायर फैला हुआ है उसको चलाने के लिए एशिया और अफ्रीका में एक नया ये लोग राजधानी बनाया, ताकि एक जगह से पूरा वेस्ट रोमन अंपायर को हम लोग देख लेंगे और एक जगह से हम लोग क्या देखेंगे, पूरे ईस्ट रोमन अंपायर को देख लेंगे। तो इसके लिए ईस्ट रोमन अंपायर का कैपिटल क्या हो गया, रोम, जो कि पहले से था। और बाद में जब साम्राज्य बढ़ गया एशिया तक तो यहां पे और बना दिया गया बाइजेंटाइन। क्या, बाइजेंटाइन। तो वेस्ट में कैपिटल क्या था, रोमन अंपायर का पूछा जाता है कि पश्चिम में कैपिटल क्या था, बाइजेंटाइन, है ना। कौन शासक था जिसने बाइजेंटाइन कैपिटल शिफ्ट किया ईस्ट रोमन अंपायर को चलाने के लिए और शासन करने के लिए? उस शासक का नाम था कॉन्स्टाइनपोल। क्या नाम था, कॉन्स्टाइनपोल। कॉन्स्टाइनपोल ये वो शासक था रोमन अंपायर का जिसने रोमन अंपायर जब बहुत ज्यादा बढ़ गया था और एक ही राजधानी से पूरा रोमन अंपायर को चलाना मुश्किल हो गया था, तो उसने एक नया राजधानी बनाया जिसके माध्यम से पूर्वी रोमन अंपायर को हम यहां से चला सकते हैं बाइजेंटाइन से, और पश्चिम वाला तो रोम है ही। अंडरस्टैंड। तो यहां तक आज के लिए हम लोग रखते हैं पॉलिटिकल रूल कैसे स्टैब्लिश हुआ रोमन अंपायर में। नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे इसका समाज कैसा था, इकोनॉमी कैसा था, ये लोग करते क्या थे, रिलीजियन कैसा था, ये चीजों को हम लोग आगे के क्लास में देखेंगे। यहां तक समझ में आया? चलो बढ़िया, डन, ओके।